आज ये विषय मैं बहुत प्रासंगिक मानता हूँ। एक तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, क्योंकि कहाँ एक बहुत महीन रेखा है सामाजिक न्याय और सामाजिक अन्याय के बीच में। इसे गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में समझने की भी ज़रूरत है और उस परिप्रेक्ष्य को समझकर उसे आधुनिक समय में भी समझना आवश्यक है, क्योंकि एक बहुत महीन रेखा है सामाजिक न्याय और अन्याय के बीच में। और ख़ास तौर से जब किसी देश का समाज लॉगर सेट पर आकर खड़ा हो जाता है, एक दूसरे का विरोधी होने लगता है, जो देश बहुत छोटे छोटे पंथों, विचारधाराओं, संप्रदायों, समाजों में बटा होता है, वहाँ पर सीधी टकराहट के, और उसमें भी जब राजनीति होती है, एक होती है कल्याण की विचारधारा और दूसरी होती है कल्याण की विचारधारा में राजनीति का समावेश। राजनीति हर जगह होगी। हम जिस क्षण एक भौगोलिक क्षेत्र में जन्म लेते हैं, राजनीति प्रारंभ हो जाती है, वहीं से हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर शुरू हो जाता है। लेकिन जब वह राजनीति हमसे वोट मांगने लगती है, जब वह राजनीति हमें बांटने लगती है, तब समाज को कहीं बहुत केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो महीन सा अंतर है सामाजिक न्याय और अन्याय, ये वही राजनीति क्रिएट कर देती है। भारत में इस वक्त ये खूब हो रहा है। इसीलिए गांधी जी को समझना और समझकर आज के भारत में उसका उपयोग करना, अपनी विचारधारा के रूप में उसका उपयोग करना, ये बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए ये विषय बहुत प्रासंगिक है। फेसबुक की वजह से, बाकी सोशल मीडिया की वजह से, बहुत सारी और विचारधाराओं की वजह से आज गांधी जी को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। वैसे भी हम हमेशा ये सोचते थे, मानते थे, बड़े बुज़ुर्गों से सुनते थे, थोता चना बाजे घड़ा, लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। और जब इस लिटिल नॉलेज को एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन मिल जाता है, तो डेंजर भी उतना बड़ा होता है। ये बेहद सकारात्मक भी है, मैं इसके केवल नकारात्मक पहलू की बात नहीं कर रहा, लेकिन फ़िलहाल जो देखने में आ रहा है वह नकारात्मक स्वरूप ज़्यादा देखने में आ रहा है, निंदात्मक स्वरूप ज़्यादा देखने में आ रहा है। और ऐसे में ये बेहद आवश्यक होता है कि हम गांधी जी को ध्यान से समझें, उनकी निजी ज़िंदगी को भी बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या परोसी जा रही हैं, वह शायद सत्यता से परे हैं। एक सत्य जीवन की घटना होती है और सत्य का दूसरा स्वरूप होता है उस घटना का कारण। केवल घटना समझने से हम सत्य नहीं समझते, घटना का कारण समझने से सत्य समझ में आता है। गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें सत्य की घटनाएं ही नहीं हैं केवल, बल्कि उनके कारण भी हैं। वह योग की शिक्षा भी है, वो मन को साधने की शिक्षा भी है, लेकिन उन कारणों की तरफ हमारा ध्यान कम जाता है और सोशल मीडिया के मार्फत केवल हम उन घटनाओं को बहुत छोटे और नकारात्मक स्वरूप में प्रस्तुत करके एक महान व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये बात ठीक है कि हर व्यक्ति की एक विचारधारा होती है, ये बात ठीक है कि हर व्यक्ति के समाज में लड़ने का तरीक़ा अलग होता है। एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, दूसरे लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। एक विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन बाकी विचारधाराएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। समाज सदा एक संतुलन से चलता है, समाज की एक गति होती है, वह गति कहीं भी टूटनी नहीं चाहिए। अनेक विचारधाराओं और संप्रदाय वाले समाज में गति लगातार बनी रहनी चाहिए। एक गति के कारण दूसरी गति को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन भारत में ऐसा हुआ है और अब भी हो रहा है, बस अंदाज बदल गया है।
इसीलिए गांधी जी पर बात करना बहुत प्रासंगिक है और साथ ही साथ सोशल जस्टिस पर बात करना भी इस वक्त बहुत प्रासंगिक है। मैं बात शुरू करता हूँ सामाजिक न्याय की अवधारणा से। सामाजिक न्याय भारत के अंदर मैं पाश्चात्य विचारधारा या पाश्चात्य सोशल जस्टिस या रॉल सोशल जस्टिस या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वगैरह की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो पाश्चात्य समाज के आधार पर सामाजिक न्याय की अवधारणाएं हैं। वह समाज हमारे समाज से बहुत अलग है। उस समाज की उम्र हमारे समाज की उम्र से बहुत अलग है। उस समाज का आधार हमारे समाज के आधार से बहुत अलग है। उस समाज की भौगोलिक वातावरण और आवश्यकताएं हमारे समाज के भूगोल और आवश्यकताओं से बहुत अलग हैं। उस समाज की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए हम पढ़ने को, उनका दर्शन हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन उस दर्शन से हम भारत को नहीं समझ सकते, ये तय है। रूस की सामाजिक न्याय की व्यवस्था से हम भारत की सामाजिक न्याय की व्यवस्था की तुलना तो कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। हम अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से भारत को नहीं समझ सकते। हम अफ्रीका तक से भारत को नहीं समझ सकते। शोषण के कारण भी अलग अलग हैं, शोषण के तरीके भी अलग अलग हैं। इसीलिए भारत को भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही समझना होगा। और ये गलती हमने बहुत की है, हर जगह की है। ख़ास तौर से राजनीति विज्ञान में अधिकतर सिद्धांत जो हैं वो हमने पश्चिम से उधार लिए और उधार लेकर उसको भारतीय ज़मीन पर उगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उग सके। इसलिए हमें बहुत सारी परेशानियों के कारण मिल नहीं पाते, क्योंकि हम उन कारणों की जड़ों को जो ढूंढने की कोशिश करते हैं वह जड़ें हमारी नहीं हैं, वो जड़ें विदेश की हैं। भारत में सामाजिक न्याय का कारण भी धर्म था और सामाजिक अन्याय का कारण भी धर्म है। जब तक धर्म की सच्ची परिभाषा पर चला, सामाजिक न्याय इसी धर्म से हुआ। बल्कि यदि स्पष्ट रूप से देखा जाए तो भारत का धर्म रिलीजन नहीं रहा और गांधी जी इसे समझते हैं। भारत का धर्म कर्तव्य बोध सिखाता है, उत्तरदायित्व सिखाता है, दायित्व बोध इसमें निहित है। इसलिए भारत में जो धर्म का प्रारंभ माना जाए, मैं इसे कहता हूं कि संस्कृति के प्रारंभ के साथ ही भारत में जो धर्म की व्याख्या प्रारंभ हुई, जिसे आज हम बहुत अधिक पढ़ते नहीं हैं जबकि हमें पढ़नी चाहिए, तो वहाँ से लेकर और महाभारत काल तक भी जो धर्म की अवधारणाएं हैं, वह अवधारणाएं सामाजिक न्याय की धारणा है, बल्कि न्याय की धारणा है। स्वयं से लेकर समाज से न्याय करना, प्रकृति से लेकर देवताओं तक न्याय करना ही धर्म है। यहाँ देवताओं का अर्थ मैं उस रूप में नहीं ले रहा जिस रूप में वो टीवी सीरियल्स में दिखाए जाते हैं। देवताओं का अर्थ मैं हर उस व्यक्ति के रूप में ले रहा हूँ जो समाज को कुछ देता है। जो चमकने वाले पिंड हैं वह देवता हैं, समाज को देने वाले लोग देवता हैं। तो प्रकृति से लेकर देवता तक, स्वयं से लेकर समाज तक जो दायित्व है, जिसमें करुणा भी है, तो जिसमें राजनीति भी है, जिसमें अर्थव्यवस्था भी है, जिसमें परिवार भी है, तो ये दायित्व का पालन करना ही धर्म है। और इस प्रकार अपने दायित्व का पालन करना कि हम दूसरे को परेशान ना करें, यह हमारे लिए धर्म रहा। इसीलिए धर्म को धारण करने की बात की गई है। जिसे धारण नहीं किया जा सकता वह धर्म नहीं है। लेकिन कालांतर में, विशेषकर महाभारत के युद्ध के उपरांत, और ये हम कल्पना ना माने तो अच्छा है, क्योंकि प्रमाण खोजने की कोशिश नहीं की गई। जब खोजने की कोशिश की गई तो प्रमाण मिलने भी लगे हैं। अनेक प्रमाण मिल चुके हैं उस संस्कृति के, और संस्कृति के प्रमाण के साथ साथ हमारे पास एक साहित्य तो है ही। ये साहित्य उस समय के समाज का आईना है। जैसे हर साहित्य किसी समाज का आईना होता है किसी समय विशेष में, ऐसा ही वह समाज का आईना है। और उसमें जो धर्म की अवधारणा लेके हम लोग चले हैं वह मूलतः न्याय की अवधारणा है।
हर जगह न्याय करना, यही वो अवधारणा है। पिता के रूप में न्याय करना, बेटे के रूप में न्याय करना, यानी पितृ धर्म का पालन करना, पुत्र धर्म का पालन करना, पुत्री धर्म का पालन करना, आदि आदि आदि। तो धर्म जो है वह वो नहीं है जिसमें पूजा ही है, या जिसमें पाठ हैं, या जिसमें कुछ मंत्रोच्चारण हैं, या जिसमें कुछ मंदिर हैं, या जिसमें कुछ देवी देवता हैं, बल्कि न्याय करना यह धर्म है। और इसको इसी रूप में समझा जाता रहा। लेकिन महाभारत काल के युद्ध के उपरांत समाज बहुत कमज़ोर हो गया था, जैसे किसी भी युद्ध के उपरांत कोई समाज कमज़ोर होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया का समाज कमज़ोर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दुनिया का समाज कमज़ोर हुआ था, और पूरे विश्व के पटल पर एक भारी उलटफेर हुई थी। तो महाभारत युद्ध के बाद समाज कमज़ोर हुआ, और वह लोग जो धर्म का पालन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें धर्म का पालन करने के लिए उपयुक्त ज्ञान नहीं था, वह लोग सत्ता में आ गए। कम ज्ञानी व्यक्ति, कम अनुभवी व्यक्ति, और जिसके लक्ष्य स्पष्ट ना हो, ऐसे व्यक्ति जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता को तोड़ते मरोड़ते हैं अपने हिसाब से। जब अधिक ज्ञानी लोग या अधिक अनुभवी लोग, जिनके लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, जब वह सत्ता में आते हैं तो उन्हें सत्ता को तोड़ने मरोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जब एक उपयुक्त अफसर एक अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है तो उसे नियम कानूनों को अपने हिसाब से चलाने की ज़रूरत नहीं होती। वो हर टीम के साथ काम कर सकता है, वो एस्टैब्लिश लॉज के साथ काम कर सकता है, रूल्स के साथ काम कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कमज़ोर अफसर है जिसके पास ज्ञान अनुभव की कमी है, तो वह टीम को अपने हिसाब से बनाता है, जिससे कि उसको कमज़ोर कार्य करने में भी बाधाओं का सामना ना करना पड़े। तो समाज में ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता गई जो लोग धार्मिक रूप से भी, धर्म ज्ञान के रूप से भी और सत्ता ज्ञान के रूप से भी बेहद कमज़ोर थे। और यहाँ से उसी धर्म के कारण सामाजिक अन्याय का वातावरण उत्पन्न होने लगा। जो वर्णाश्रम था, जिसका जिक्र गांधी जी ने किया, और जिसको लेके श्री कृष्ण से गांधी जी तक अनेक लोग क्रिटिसाइज हुए, क्योंकि वर्ण को हमने समझा नहीं। जिसका वर्ण करते हैं यानी प्रोफेशन, वो वर्ण है। अगर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त पे जाते हैं तो वहाँ जन्मगत जाति का कोई उल्लेख है ही नहीं। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सनातन या हिंदू कहता है तो उसे जन्मगत जाति का विरोध करना चाहिए, अन्यथा वह हिंदू है नहीं, अन्यथा वह सनातन संस्कृति का व्यक्ति है नहीं। क्योंकि पुरुष सूक्त मना करता है, ऋषि पाराशर मना करते हैं, यास्क मुनि मना करते हैं, याज्ञवल्क्य मना करते हैं, कृष्ण मना करते हैं, राम मना करते हैं। तो इसी धर्म की वजह से एक अन्याय का वातावरण उत्पन्न होने लगा, क्योंकि जिन लोगों के पास धर्म ज्ञान या सत्ता ज्ञान नहीं था, उन्होंने कोटरी बनानी शुरू कर दी, एक छोटा सा ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। और यह ग्रुप ज्ञान नहीं रखता था, इसलिए उसने जन्म को आधार बना दिया। क्योंकि ज्ञान का तो प्रदर्शन प्रतिदिन करना होता है, ज्ञानी की परीक्षा प्रतिदिन होती है। आवश्यक नहीं है कि पिता का पुत्र या पुत्री भी उतना ही ज्ञानी हो जितना पिता। इसलिए पुत्र अथवा पुत्री को भी एक परीक्षा में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। वो समाज उसकी भी परीक्षा लेगा, तब पिता के बराबर उनको हैसियत प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और ऐसा अनेक बार शास्त्र में लिखा हुआ मिलता है, जहाँ एक राजा का बेटा वैश्य वर्ण का हुआ, वैश्य का बेटा पुनः क्षत्रिय वर्ण का हुआ। राजा दक्ष के समय में जो लेखन हमको मिलता है वो इसी प्रकार का है। लेकिन यहाँ पर जन्म के आधार पर जातियाँ तय होने लग गई। अब ज्ञातियाँ जातियों में बट गई और वर्णाश्रम धीरे 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 समाप्त हो गया। आश्रम का 3 रूप से प्रयोग हुआ है हमारे शास्त्र में। एक तो आश्रम एज एन इंस्टीट्यूशन, जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। वो एक ट्रेनिंग सेंटर है, वो एक पूजा का सेंटर नहीं होता, वो व्यक्तित्व के विकास का सेंटर है। जैसे ऋषि वशिष्ठ का था, जैसे वाल्मीकि ऋषि का था, जैसे विश्वामित्र ऋषि का था, जैसे अनेक ऋषियों के हुए, जैसे चाणक्य का था, जैसे ऋषि भारद्वाज का था, ऋषि गौतम का था।
तो इस प्रकार से आश्रम एक इंस्टीट्यूशन है। दूसरा वर्णाश्रम जो प्रोफेशन के हिसाब से, और तीसरा आश्रम रहने यानी आयु के हिसाब से, जिसमें 25-25 वर्ष के 4 खंड होते हैं। संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, बाल आश्रम, जिसमें विद्यार्थी जीवन होता है। तो 3 प्रकार से आश्रम का प्रयोग हुआ है, जो शनः शनः समाप्त हो गया। केवल आयु के आधार पर आश्रम तय होते रहे, लेकिन जो सामाजिक जीवन था यह जाति के आधार पर तय होने लगा। जिसके लिए शास्त्र मना करते थे वही चीज होने लगी, इसलिए शास्त्रों की पहुंच भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। क्योंकि यदि शास्त्र हर जगह पहुंच जाते, सभी लोग शास्त्र पढ़ते, तो वह अन्याय को सहते ही नहीं, वो तो प्रश्न उठा देते। और प्रश्न क्या उठाते कि जब ये शास्त्र मना करता है कि जन्मगत किसी भी आधार पर भेद नहीं हो सकता, तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? एक ही समय में किसानी वैश्य का कर्म माना जाता है। वही किसान जब आक्रमण होता है तो क्षत्रिय बनकर युद्ध भूमि में चला जाता है। जब वही बुजुर्ग हो जाता है तो सिखाने के रूप में आचार्य की यानी ब्राह्मण की भूमिका में आ जाता है। तो लेकिन यह सिस्टम्स धीरे धीरे टूटने शुरू हो गए। अब जाति जन्म के आधार पर तय होने लगी और यहीं से बहुत सारी चीज़ों में बड़े परिवर्तन आने शुरू हो गए। परिवर्तन कैसे आए? सबसे पहली चीज़ किसी भी समाज को जो प्रभावित करती है वो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, उत्पादकता है, उत्पादकता के साधन हैं। गांधी जी इस सिद्धांत में विश्वास करते थे। अब इस कारण से बहुत सारे लोग कहते हैं गांधी जी मार्क्सिस्ट थे, यद्यपि मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि गांधी जी मार्क्स पढ़े हुए तो थे। मार्क्स के कुछ सिद्धांतों से तो सभी लोग इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन गांधी जी को मार्क्सिस्ट कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह मार्क्स के समस्त सिद्धांतों का पालन नहीं करते थे। वो मार्क्सिज्म में रिविजनिज्म भी नहीं मानते थे, वो रिविजनिस्ट भी नहीं है रोजा लग्जमबर्ग और बाकी लोगों की तरह। वह जो है रशियन कम्युनिज्म से भी थोड़ा सा प्रभावित थे, लेकिन हम उन्हें रशियन या चाइनीज़ स्टाइल का कम्युनिस्ट भी नहीं कह सकते। तो गांधी जी को कुछ लोग फेमिनिस्ट कहते हैं। ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गांधी जी टोटली फेमिनिस्ट भी नहीं थे। गांधी जी की अपनी एक फिलॉसफी थी, जिसके लिए गांधी जी स्वयं कहते थे मेरी कोई फिलॉसफी नहीं है, मेरा कोई इज्म नहीं है। लेकिन हम जो विद्यार्थी हैं ये मान के चलते हैं कि गांधी जी ने भारतीय दर्शन में बड़े परिवर्तन किए और उस समय के समाज को बहुत सारी सीख दी, जो गांधीवाद के नाम से जाना जाना चाहिए। तो गांधी जी ने इसी धर्म की शिक्षा से समाज में सुधार की आवाज़ उठाई। ये उस वक्त के बाकी सुधारकों से थोड़ा सा भिन्न था। गांधी जी धर्म से च्युत नहीं होते हैं। गांधी जी कहते हैं मुझे मेरे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन कुरीतियों से वह लड़ते हैं और उनको ये मालूम है कि धर्म की जड़ें भारत के अंदर बहुत गहरी है। वह एक इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन की बात नहीं करते हैं क्रिश्चियनिटी या इस्लाम की तरह। वह भारत की संस्कृति को धर्म कहते हैं और वो उसके लिए ये मानते हैं कि धर्म की जड़ें भारत के अंदर बहुत गहरी हैं और यदि इन जड़ों को सींचा जाए, इन जड़ों को ठीक किया जाए, कुछ नए बीज पौधे लगाए जाए और मूल धर्म को सिखाया जाए, गीता वो अपने साथ लेके चलते हैं। तो दूसरा बौद्ध दर्शन भी उनके साथ चलता है। वो जैन दर्शन में भी बहुत रुचि लेते हैं, वो बाकी धर्मों के दर्शनों में भी बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन कहते यही हैं कि यदि इस धर्म को पुनः सींचा जाए तो निश्चित रूप से अन्याय पुनः न्याय में परिणत होगा। और इसके लिए जिस व्यवस्था का वह अनुमोदन करते हैं वह व्यवस्था क्रांतिकारी व्यवस्था नहीं है, वह बदलाव की व्यवस्था है, वह सामाजिक आंदोलन की व्यवस्था है। अब इसके लिए जो सामाजिक जो हमारा उस वक्त का फ्रीडम मूवमेंट है, 5 मिनट के लिए मैं उस पर कुछ बोलना चाहूँगा। गांधी जी सरीखे लोगों के लिए फ्रीडम मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट ही नहीं है, पॉलिटिकल मूवमेंट भी है।
बहुत सारे लीडर्स के लिए फ्रीडम मूवमेंट मीन्स सोवरेनिटी, अचीवमेंट एंड अटेनमेंट ऑफ सोवरेनिटी. सोवरेनिटी इज स्पेसिफिकली ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, संप्रभुता, केवल संप्रभु हो जाएं. बहुत सारे लीडर्स के लिए यही टारगेट था कि हम किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों को भगा दें यहाँ से और संप्रभु हो जाएं. मैं इसका आलोचक नहीं हूँ, वह भी ठीक है, लेकिन गांधी जी सरीखे लोगों ने या विनोबा भावे सरीखे लोगों ने, ऐसे अनेक हैं उस लाइन में, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को कुछ और आगे बढ़ाया. इसे एक पॉलिटिकल मूवमेंट से हटाकर सोशल मूवमेंट भी बनाया. पॉलिटिकल मूवमेंट है 1920 के बाद से, वो है उनके लिए पॉलिटिकल मूवमेंट तो है ही, लेकिन साथ में एक सोशल मूवमेंट भी है. और इसीलिए वह अक्सर कहते हैं कि केवल पॉलिटिकल फ्रीडम से कुछ नहीं होगा, सोशल फ्रीडम भी चाहिए. समाज जो जकड़ा हुआ है, जो बंधन युक्त समाज है, इसे उन बंधनों से मुक्ति चाहिए. अगर इस समाज को मुक्ति नहीं मिली तो पॉलिटिकल फ्रीडम का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं रहेगा, उसकी उपादेयता, उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न लगेंगे, और जो हो भी रहा है. हमारा समाज जब आज़ाद होता है, देखिए एक तो भारत देश आज़ाद हुआ, अब ये आज़ाद हुआ कि बेसिकली पावर ट्रांसफ़र हुई, ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है. लेकिन चूँकि आज ये विषय नहीं है बोलने का, इसलिए इतिहास के इस विषय पर मैं बात नहीं करूँगा अभी. मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि समाज आज़ाद नहीं हुआ. हमने पॉलिटिकल फ्रीडम ले ली, लेकिन सोशल फ्रीडम नहीं ली. हमने इकोनॉमिक जस्टिस की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने सोशल जस्टिस की तरफ ध्यान नहीं दिया. लेकिन गांधी जी बार बार इसके बारे में कहते थे, और उनका सोशल जस्टिस का जो आंदोलन है, देखिए वो कितना बड़ा है, उसका आकार कितना बड़ा है, वो कितना विस्तृत है. उसमें किसान भी है, सामाजिक न्याय की अवधारणा में किसान भी है, क्योंकि किसान की मुक्ति के बिना, मुक्ति यानी वो जो शैकल्स हैं उनसे मुक्ति के बिना, किसान जब तक इस देश का फलेगा फूलेगा नहीं, ये देश फल फूल नहीं सकता. तो वह किसान को समेटते हैं, वह कृषकों, ये वर्कर्स को समेटते हैं, मजदूरों को समेटते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के शोषण के विरुद्ध भी वह आवाज़ उठाते हैं, और वह ये भी बताते हैं कि सामाजिक न्याय में महिलाओं की भूमिका क्या है, या बाकी समाज की भूमिका क्या है. यदि महिला अविकसित रह गई और अन्याय का शिकार हुई तो समाज में न्याय कभी भी स्थापित नहीं हो सकता. तो वह महिलाओं की भी बात करते हैं, और उसके साथ साथ वह उस शोषित जाति के आधार पर शोषित वर्ग की भी बात करते हैं, और उन्हें हरिजन नाम देते हैं, यानी हरि के लोग, भगवान के लोग कह के वह उनका नामकरण करते हैं. वह लगातार लिखते हैं, अपने अखबार का नाम भी वो सही रखते हैं, और लगातार उसकी बात वो करते हैं. उनकी बात उस वक्त के अन्य लोगों की बात से भिन्न हो सकती है, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है वो यही है कि जहाँ से परेशानी होनी शुरू हुई वहीं जाकर उसका सुधार करो, क्योंकि उससे समाज बंधा रहेगा. और बाकी जो डिस्टर्बेंसेस समाज में हो रहे हैं, जो इनजस्टिस का कारण बन रहे हैं, यानी स्त्री, किसान, वर्कर्स, ये सारे लोग बंधे रहेंगे, नहीं तो इस समाज का विखंडन होना शुरू हो जाएगा. तो गांधी जी का जो फ्रीडम मूवमेंट है वो यही है. और चरखा जो है गांधी जी का, गांधी जी, ये तो बात तय है और हम सब इस पे इत्तेफाक रखेंगे कि गांधी जी चरखा इसलिए नहीं चलाते थे कि वो उससे जीवन यापन करते थे. चरखा एक बहुत बड़ा प्रतीक है फेडरलिज्म का, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का. गांधी जी का जो देश का सिद्धांत है वह देश यानी गांव से प्रारंभ होता है. अगर हम देखें भी तो कंट्री मीन्स अ विलेज, वो वहाँ से प्रारंभ होता है. यदि कोई विलेज इंडिपेंडेंट हो जाता है, यदि विलेज शहर पर निर्भर नहीं रहता है, तो सामाजिक न्याय मिलेगा, अन्यथा सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता.
क्योंकि जातिवाद का जो सबसे कड़वा जहर है वो वहां था, जो स्त्रियों का सर्वाधिक शोषण है वो वहां था, जो गरीबी है वो वहां थी, जो अन्नदाता गरीब हो रहा है वो वहां है, जो भारत का अन्नदाता वो वहां है, जो छोटे मजदूर हैं वो वहां है, जो अज्ञानता है वो वहां है, जो जागृति विहीन समाज है जिसे यह भी नहीं पता कि 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, वो वहां है। इसीलिए उन्होंने हर विलेज को स्वयं में एक राष्ट्र जैसा विकसित करने का सिद्धांत दिया, क्योंकि सामाजिक न्याय वहां से शुरू होगा। इस बात को बहुत मुश्किल से ये देश समझा और बहुत वक्त ज़ाया करके इस बात को समझा। गांधी को हमने बहुत पढ़ा, गांधी जी का जो सम्मान है उसका तो क्या कहना, लेकिन गांधी जी की जो बातें हैं वो कहीं हमारे गवर्नेंस में नहीं उतरी। यह हमारी एक बहुत बड़ी त्रासदी, इस देश की एक बहुत बड़ी त्रासदी रही कि गांधी जी के सिद्धांत गवर्नेंस में नहीं आए, वो फंडामेंटल ड्यूटीज में चले गए जिनको आप एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं बने। राइट टू एजुकेशन भी 2010 से शुरू हुआ। गांधी जी इसे एक मूलभूत हथियार मानते हैं सामाजिक अन्याय से लड़ने का। गांधी जी के लिए शिक्षा, आर्थिक जिसको वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कहते हैं, वह ये दो सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं सामाजिक अन्याय से लड़ने के। ये दोनों के आने के बाद ही समाज में न्यायिक व्यवस्था प्रारंभ होगी, अन्यथा ये सोच में रह जाएगी। और उनकी बात बहुत बहुत धीरे धीरे समाज में आई, जो कि पहले दिन आ जानी चाहिए थी। पहले दिन इस देश के अंदर एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए थी। पहले ही दिन इस देश की एजुकेशन में पूंजीवाद को रोक देना चाहिए था, लेकिन इस देश की एजुकेशन पूंजीवाद से पीड़ित हो गई। पब्लिक स्कूल के नाम पर अगर कहीं प्राइवेट स्कूलिंग होती है वो शायद भारत में ही होती है, या तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो एक्चुअली पब्लिक स्कूल्स हैं, बाकी कहने को पब्लिक स्कूल है, यानी मेरे और आपके स्कूल्स हैं, लेकिन मैं और आप उसकी चौहद्दी के अंदर नहीं जा सकते यदि पैसा नहीं है तो पब्लिक स्कूल के नाम पर प्राइवेट स्कूलिंग, यानी पूंजीवाद का खुला संरक्षण, पूंजीवाद का हाहाकार। और जिस तरीके से यह पूंजीवाद बच्चों के दिमाग में उस वक्त घुसा, वही बच्चे जब बड़े होकर पॉलिसी मेकर्स बने, वही बच्चे जब बड़े होकर ब्यूरोक्रेट्स बने, तो वही पूंजीवाद समाज में स्थापित हो गया। क्योंकि शिक्षा की जो जड़ होती है बहुत गहरी होती है और बहुत बाद में उसका एक पादप निकलता है, ऊपर दिखता है, और उसके फूल और फल वो और बाद में दिखते हैं, लेकिन वो बेहद गहरे हो जाते हैं और उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए गांधी जी का सामाजिक न्याय का सिद्धांत इस देश में लागू ही नहीं हो सका। संविधान का सहारा लेना पड़ा, और यदि संविधान का सहारा नहीं लिया जाता तो शायद सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो ही नहीं पाती इस देश के अंदर। मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गांधी जी विश्वास करते थे ट्रस्टीशिप में। हर अमीर आदमी गरीब आदमी का ट्रस्टी है, और उसके पास जो वो धन है वो गरीब आदमी की सेवा के लिए है, जो धीरे धीरे उस तक पहुंचाया जाएगा। कितना सुंदर कॉन्सेप्ट था। सोशल सिक्योरिटी के नाम पर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट लागू है, ये लागू है, ऑलरेडी लागू है। लेकिन जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति यदि हम धर्म के हिसाब से चलें तो द्वापर काल से होती है। महाभारत में इसका वर्णन है। राम जी की जो राम राज्य जिसे आप कहते हैं, ऋषि वाल्मीकि ने 100वें सर्ग में राम और भरत संवाद में
राम जी का रामराज्य है क्या इसके बारे में बताया है। ये वहाँ से उत्पन्न होता है, लेकिन ये हमारे समाज में लागू नहीं होता है। जहाँ राम राम और गांधी गांधी ये हमारी ज़िंदगी के आवश्यक शब्द बन गए हैं, वहाँ भी उनके विचारों को हम लागू करने में नाकाम रहे। इतना प्रभाव हमारे ऊपर पश्चिम का था। इस देश की सत्ता प्रारंभ होती है मार्क्सवाद के एक मानने वाले से, जो बहुत जल्द कब पूंजीवाद में परिणत हो गई पता ही नहीं चला, और उस सत्ता से बहुत नुकसान हमारे लोगों ने उठाया। जातिवाद का जहर धीरे 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 बढ़ता गया। हम 25 साल पहले ये सोचते थे कि जब शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हो जाएगा, तब केरल 100% लिटरेट स्टेट घोषित हुआ था, तो हमको ये लगा कि धीरे धीरे सभी लोग लिटरेट हो जाएंगे भारत के अंदर। लिटरेसी का अगला चरण होता है एजुकेशन, तो अगली पीढ़ी एजुकेट होती चली जाएगी, शिक्षा आएगी, और शिक्षा के प्रसार के बाद जातिवाद भूल जाएंगे सब लोग, जातिवाद समाप्त तो हो जाएगा एकदम से। हम बड़े सोचते थे, और हम और हमारे मित्र बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि हमको जातिवाद धर्म विरुद्ध लगता है। हम ऐसे ही मानते हैं, आज भी मैं वही मानता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 90 के बाद एक तरफ ग्लोबलाइजेशन आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन में हम पूरे विश्व में खुल रहे हैं, लेकिन जातिवाद बढ़ रहा है, वैमनस्य बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है, स्कूल खुलते चले जा रहे हैं, लेकिन जातिवाद बढ़ रहा है। जातियों के बीच वैमनस्य समाप्त नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने जातिवाद को व्यक्तिगत न्याय के सिद्धांत से नहीं जोड़ा, हमने उसे संवैधानिक न्याय के साथ तो जोड़ दिया, लेकिन एक न्याय एक व्यक्ति करता है जो उसके व्यक्तित्व में होता है। देश के 2 प्रकार के व्यक्तित्व हैं, एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व हो गया और एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व हो गया। तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व का तो हिस्सा है संविधान के रूप में कि हम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ये संविधान का तो हिस्सा है, लेकिन ये व्यक्ति के हृदय का हिस्सा नहीं है। वहाँ भेदभाव होता है। अगर 21वीं शताब्दी के अंदर एक दलित व्यक्ति को पुलिस के साए में घोड़े पे बैठकर बारात लेके जानी पड़े, तो आप सोच सकते हैं कि यह उस समाज की अपरिपक्वता का कितना बड़ा उदाहरण है। इससे शायद कोई भी बुद्धिजीवी स्वीकार नहीं करेगा। अगर उस बच्ची को जो दुल्हन बन के खड़ी है, उसे पुलिस सिक्योरिटी में रहना पड़े, तो आप सोच सकते हैं इस समाज में जातिगत व्यवहार किस प्रकार का है। और ऐसा समाज प्रोग्रेस नहीं करेगा। जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उसे धर्म का रूप देने की कोशिश की जाती है, ऐसा समाज कितना अपरिपक्व समाज है। और यहाँ व्यक्तिगत न्याय, संवैधानिक न्याय है, आईपीसी सीआरपीसी की तमाम धाराएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, लेकिन जो पावर्स आती हैं वह तो कोई कांड होने के बाद ही आती हैं। अनाचार तो व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा है, उसे हम अभी तक मिटाने में असफल रहे हैं। कानून अनाचार को शायद रोक ले, लेकिन सदाचार स्थापित नहीं कर सकता। यह व्यक्ति करेगा, और उसका माध्यम केवल और केवल शिक्षा होगा। तो गांधीयन पॉलिसी ऑन एजुकेशन, अगर ये हमारा समाज पहले दिन से लागू कर सकता होता तो बहुत अच्छा रहता। उनके बहुत सारे सिद्धांत हैं, उससे मेरा आपका इत्तेफाक नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनका जो शिक्षा का सिद्धांत है उससे इत्तेफाक मेरा है, क्योंकि वह आवश्यक शिक्षा व्यक्ति को मनुष्य बनाती है। और जब तक कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं बनेगा, आप लाख आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं ले आए, अंतर नहीं पड़ेगा। और यह हम देख रहे हैं, जितनी सज़ा सख्त होती चली जा रही है, उतना ही कदाचार बढ़ता चला जा रहा है। 3 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 12 वर्ष की बच्ची, जो कल आपने देखा होगा समाचारों में, 12 साल की बच्ची, 22 लोग, जिसमें ये सब शुरू कांड करने वाला व्यक्ति 60 वर्ष के ऊपर का है। अब
सोच कर देखिए समाज कहाँ जा रहा है। और ये अक्रॉस इंडिया हो रहा है, ये कोई एक क्षेत्र विशेष में नहीं हो रहा, ये कश्मीर में भी हो रहा है, ये कन्याकुमारी के पास भी हो रहा है, ये कामरूप में भी हो रहा है, ये मतलब पूरा देश कहीं इससे बचा हुआ नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे व्यक्तित्व में वह प्रेरणा नहीं है जिससे कानून चलता है। कानून है, कानून बनाने वालों ने कानून बनाए और अच्छी नीयत से बनाए, लेकिन कानून का पालन करने और कराने दोनों हैं तो लोग व्यक्तिगत ही। जिनके पास उस प्रेरणा या उस शिक्षा का अभाव होगा वो सोशल जस्टिस स्थापित नहीं कर सकेंगे। गांधी जी यही कहते हैं, और इसीलिए जितनी भी गांधीयन फिलॉसफी हैं सब हृदय से प्रारंभ हैं, मन से प्रारंभ हैं, सोच से प्रारंभ हैं। वो इंस्टीट्यूशन से प्रारंभ नहीं है, वो यहाँ तक कि संविधान से भी प्रारंभ नहीं है, वो सोच बदलने की बात करते हैं। इसीलिए वह शिक्षा, और वह भी औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर उनका बड़ा बल रहता है। तो गांधी जी एक और तो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, इकोनॉमिक जस्टिस की, जो बाबा साहब ने भी की है, और दूसरी तरफ गांधी जी बात करते हैं एजुकेशन की। गांधी जी रिलीजियस हार्मनी की बात करते हैं। वो क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि जिस समाज में संवाद होगा, विवाद से जो समाज दूर होगा, उस समाज की उन्नति तेज होगी। अगर आप पिछले 20 वर्षों में भारत की उन्नति का ग्राफ टटोलेंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ विवाद अधिक हुए, यहाँ संवाद कम हो गए। और इसीलिए वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ राजनीति ने मिलकर पता नहीं इस देश के लिए अच्छा किया कि बुरा किया। ये स्वयं में एक सेमिनार का विषय है, क्योंकि जब राजनीतिक उग्रता विचारधारा में समावेश कर जाती है तो समाज के अंदर विवाद अधिक उत्पन्न होते हैं, संवाद धीरे धीरे खत्म होता है या संवाद धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है। गांधी जी इसी संवाद के पुरोधा हैं और इसी संवाद से सोशल जस्टिस स्थापित होगा, वो यह बात कहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे हम लोग प्रश्नोत्तर अगर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैं मेरी बात को समराइज़ करना चाहता हूँ। ये जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं ये बेहद प्रासंगिक विषय है, क्योंकि यहाँ बात गांधी जी के स्वरूप की भी हो रही है। अगर इस देश के महान लोग इस देश के लिए अप्रासंगिक हो जाते हैं तो यह उस देश के समाज पर बहुत बुरा असर डालता है। दूसरी बात, सामाजिक न्याय अभी तक नहीं मिल पा रहा है, अभी तक ये ऑटोमोशन में नहीं आया है, अभी तक ये गवर्नेंस का हिस्सा नहीं पूरी तरह बन पाया। गवर्नेंस में केवल गवर्नमेंट नहीं होती है बल्कि सिटीजन्स भी होते हैं, तो अभी तक ये उसका हिस्सा नहीं बन पाया है। इसलिए सोशल जस्टिस पर बहुत बात करनी आवश्यक है। सोशल जस्टिस को स्टूडेंट्स की आइडियोलॉजी बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा की जड़ें कितनी गहरी होती हैं और समाज पर उसका कितना प्रभाव होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने अभी दिया था पूंजीवाद के रूप में, पूंजीवादी शिक्षा के रूप में। तो ये विषय बहुत प्रासंगिक है। उसके बाद सामाजिक न्याय, जो गांधीयन सोच है या गांधी जी की सोच है, वो यही है। धर्म से न्याय था, फिर इसी का दुरुपयोग हुआ और सामाजिक अन्याय प्रारंभ हुआ, और इसी का पुनः सही उपयोग होगा तो सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। गांधी जी की ये सोच है, ये समझ है, और इसीलिए गांधी जी मैन टू मैन रिलेशन पर ज़्यादा बल देते हैं। गांधी जी के लिए फ्रीडम मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, नॉट जस्ट ए मूवमेंट फॉर सोवरेनिटी, यह सामाजिक आंदोलन भी है। इसीलिए वह गाँव में जाते हैं, इसलिए वह महिलाओं की बात करते हैं, इसीलिए वह बच्चों की बात करते हैं, इसीलिए वह धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, और इसीलिए वह बात करते हैं
जातिगत न्याय की, सामाजिक न्याय जिसे कहते हैं, वह इसकी बात करते हैं। इन सब का आधार जो बनाते हैं गांधी जी, वो दो चीज़ों को बनाते हैं। पहली, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जिसका प्रतीक मैं मानता हूँ गांधी जी ने चरखे के रूप में हम सबको दिया। इसके साथ साथ उन्होंने सिंप्लिसिटी को उसका प्रतीक बनाया। बोरोड इकोनॉमी को उसका प्रतीक वो नहीं मानते। जो है सो खर्च करो, ये गांधीयन सिद्धांत है, उस पुस्तक में भी होगा। जो है वो आपका है, उसे खर्च करो और उसका एक हिस्सा समाज के कल्याण के लिए दो। यह उनका आर्थिक सिद्धांत है। भारत की जो मूलभूत ताकत है यानी कृषि, गांधी जी कहते हैं कि आप उसे डेवलप करो। जो आपकी ताकत अभी नहीं है उसे उतना डेवलप मत करो। यानी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी अगर आप देखेंगे तो वो भी यही कहती है। जो पश्चिम का कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है, इकोनॉमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो भी बेसिकली यही बात कहता है कि जो आपका है उसे ज़्यादा विकसित करो और जो आपका नहीं है उसे खरीद लो। जो आपका नहीं है उसे यदि विकसित करोगे तो निश्चित रूप से जो आपका है वह छूट जाएगा। और हमने खेती छोड़ दी, हमने किसानी छोड़ दी इसलिए कह रहा हूँ 2009 लोग 2009 पर्सन्स डेली आर लीविंग फार्मिंग। ये आंकड़ा है, ये ख़तरनाक आंकड़ा है। रोज़ाना इस समाज के, कृषक समाज के, किसान समाज के 2009 लोग किसानी छोड़ रहे हैं, या वो मजदूर हो रहे हैं, और या थोड़े से अगर वो पैसे वाले हैं तो अपना कोई कार्य शहर में आकर शुरू कर रहे हैं। हर गांव से एक व्यक्ति शहर पहुंचना आवश्यक हो गया है। तो गांधी जी का जो सूत्र है वो यही है, आपकी फेडरेशन तभी स्ट्रांग होगी जब गांव अपने आप में एक राष्ट्र की तरह स्ट्रांग होगा। और ये सिद्धांत कितना प्रासंगिक है आज हम समझ रहे हैं। यद्यपि देर काफ़ी हुई है लेकिन बहुत नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। बस थोड़ा सा एजुकेशन पर हम लोग काम करें तो जो आने वाली पीढ़ी का नज़रिया है वह बदलना शुरू होगा। और जिस दिन ये नज़रिया बदलेगा तब हमें सामाजिक न्याय समझ में आएगा, और ना केवल समझ में आएगा बल्कि वह हमारी प्रैक्टिस में आएगा।